हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। यकीन मानिए अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो जो दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो शुरुआत करेंगे, फिर अंत तक आपको देखना है और आपके सारे डाउट इसी क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ टर्म लिखी है अनुपात। भाई ये अनुपात क्या होता है? किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं अनुपात, अनुपात क्या होता है? तो अनुपात मेरे दोस्तों होता है दो समान राशियों की तुलना। अगर हम दो समान राशियों की तुलना कर दें तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। अब राशियां क्या होती हैं? तो राशियों को बोलते हैं यूनिट। अगर दो समान यूनिट को हम कंपेयर कर देते हैं तो उनको हम अनुपात बोलते हैं। अब कहोगे सर कैसे? भाई जो इसका सिंबल होता है, जो इसका चिन्ह होता है, वो एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे लगा देते हैं, ये इसका सिंबल हो जाता है। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा कि 25 रुपए और 100 पैसे का आपको अनुपात बताना है। 25 रुपए और 100 पैसे का अनुपात बताना है। तो आप इसको डायरेक्ट अगर ऐसे लिखो कि 25 रुपए अनुपात 100 पैसे, तो ये मेरे दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपने देखा कि सर यहाँ पर समान राशियां जो हैं, यूनिट जो हैं, एक जगह पर रुपए है, एक जगह पर पैसे हैं, ये सेम नहीं है। तो हमको इनको सेम करना पड़ेगा और सेम करने के बाद उनको हमेशा हम सरलतम रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे मेरे भाई? सरलतम रूप में। सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे फ्रैक्शन होती है ना, भिन्न, भिन्न को हम तब तक काटते हैं जब तक उसमें काटने वाली क्षमताएं होती हैं। तो रेशियो को भी तब तक सॉल्व करेंगे जब तक वो सॉल्व हो रहा है, और लास्ट में जब सॉल्व होना बंद हो जाएगा तो वही अपना आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई कि रेशियो क्या होता? अनुपात दो राशियों की तुलना और उसको सरलतम रूप में लिखते हैं। अब अगर अनुपात के प्रकार की बात करें कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं अनुलोम अनुपात। कौन सा अनुपात बोलेंगे? अनुलोम अनुपात। ये अनुलोम अनुपात क्या होता है, इसको बड़ा ध्यान से समझना है। अनुलोम अनुपात होता है जब एक राशि को बढ़ाएं। भाई एक राशि को अगर हम बढ़ा रहे हैं, ऊपर एरो लगा है इसका मतलब बढ़ा रहे हैं। अगर एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारी दूसरी राशि भी क्या हो जाए? एक राशि को बढ़ाने से अगर दूसरी राशि भी बढ़ जाती है तो उसको अनुलोम अनुपात बोलते हैं। लेकिन सर क्या हमेशा बढ़ेगी ही? नहीं दोस्तों। अगर हम घटा रहे हैं राशि को, अगर हम एक राशि को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, और दूसरी राशि भी क्या हो जाए? अपने आप घट जाए, तो उसको हम बोलते हैं अनुलोम अनुपात। यानी एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी बढ़ रही है तो अनुलोम अनुपात होगा। एक चीज के घटने से अगर दूसरी चीज घट रही है तो भी आपका अनुलोम अनुपात हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अनुलोम अनुपात क्या होता है। दूसरा नंबर आएगा, इसका जस्ट उल्टा होता है प्रतिलोम अनुपात। एक होता है अनुलोम अनुपात और एक होता है प्रतिलोम अनुपात। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेशियो या इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? ये क्या होता है? अगर मेरे दोस्तों एक राशि को हम बढ़ाएं, यानी एक राशि को हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं और दूसरी राशि बढ़ जाए। भाई एक राशि को बढ़ाने से या एक राशि को घटाने से दूसरी राशि बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। एक चीज कम दूसरी चीज बढ़ी, या एक चीज बढ़ी दूसरी चीज कम, तो इसको बोलेंगे अनुलोम प्रतिलोम अनुपात। अनुलोम में दोनों बढ़ेंगी या फिर दोनों घटेंगी। प्रतिलोम में एक बढ़ेगी एक घटेगी, या फिर एक घटेगी और एक बढ़ जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आ गया? अभी को ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये मस्त एग्जांपल दूंगा, आपके सीधे दिमाग में सेट हो जाएगा। और एग्जांपल जरा समझो। मैंने आपके सामने कहा, मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने आपके सामने कहा कि चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन अब मैं कह दूं कि चाल जो है आपकी सेम है। भाई मैं चाल को यहाँ क्या कर देता हूँ? समान कर देता हूँ कि आप मान लिया कहीं पर जाते हैं तो आप उतनी की ही स्पीड से ही जाएंगे। तो मान लिया कि आप 4 घंटे में 270 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेते हो। 4 घंटे में 270 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहे हो, तो
मैं पूछूं 8 घंटे में कितनी दूरी कवर करोगे? बताओ, क्या 270 कवर करोगे या इससे कम या इससे ज्यादा? एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं बताना है, सीधे बताओ बढ़ेगा या घटेगा। बस एक चीज याद रखना, यहाँ चाल क्या है? समान है। आप कहोगे भैया अगर मैं चाल समान रख रहा हूं तो मैं जितने समय में जितनी दूर जा रहा था समय बढ़ाऊंगा तो obvious सी बात है मेरे भाई की हमारी जो दूरी है वो भी बढ़ जाएगी। भाई समय घटा दूंगा तो हमारी दूरी भी घट जाएगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि चाल क्या है? समान है। बात समझ में आ गई? अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है या एक चीज के घटने से दूसरी चीज घटती है तो उसी को बोलते हैं अनुलोम अनुपात। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आओ जरा अब आगे बढ़ते हैं। दो अनुपात हो गए, दूसरे के बाद तीसरा अनुपात जो होता है उसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात यानी मिक्स्ड रेशियो। थर्ड नंबर कौन सा आएगा? थर्ड नंबर आएगा मिश्रित अनुपात। ये मिश्रित अनुपात क्या होता है? मिश्रित अनुपात का मतलब जैसे मैं आपके सामने तीन अनुपात ले दूं, ए अनुपात बी, दूसरा मैंने लिखा सी अनुपात डी, तीसरा मैंने लिखा डी अनुपात या ई अनुपात एफ, मैंने लिखा ई अनुपात एफ। ए बी सी डी और ई एफ अनुपात का सिंबल ऐसे होता अभी बताया। तो अगर इनके पहले पहले वालों को आप मल्टीप्लाई करा दो और लास्ट लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करा दो तो इनसे जो अनुपात बनेगा वही बन जाएगा मिश्रित अनुपात। पहले पहले वालों को मल्टीप्लाई और बाद बाद वालों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा मिश्रित अनुपात। ये ज्यादा याद रखने योग्य बात नहीं, बस ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, क्वेश्चन जैसे आएंगे वो बताऊंगा। ये बस याद रखो इसके डिफिनेशन की ये होता क्या है। मिश्रित अनुपात आपके पता चल गया। मिश्रित चौथा नंबर जो आएगा वो आएगा वर्गानुपात। वर्गानुपात, अब भैया वर्गानुपात क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? पावर 2 कर देना यानी उसका स्क्वायर कर देना। जैसे सपोज दैट आपके पास ए और बी एक अनुपात है, ए और बी एक अनुपात है, मैंने कहा इसका वर्गानुपात फाइंड कीजिए, इसका वर्गानुपात बताओ, तो वर्ग का मतलब पावर कितनी होती है? 2 होती है। तो आपको इन दोनों की पावर 2 कर देनी है यानी ए की पावर 2 और बी की पावर 2, ये ए और बी का वर्गानुपात आ जाएगा। ये ए और बी का क्या आ जाएगा? वर्गानुपात आ जाएगा। समझ के? इसका जस्ट रिवर्स केस होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात जिसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात, यानी वर्ग का मूल हमें निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कैसे? जैसे मैंने कहा दो आपके अनुपात हैं ए अनुपात बी और इनका वर्गानुपूला अनुपात बताना है यानी वर्ग का मूल निकालना है, वर्गमूल निकालना। तो सर इसको कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना मेरे भाई, इनका आपको क्या ले लेना है? अंडर रूट ले लेना है। अगर आप इनका अंडर रूट ले लोगे तो ये आपके वर्गानुमूला अनुपात निकल जाएगा। ठीक है ना? यानी इसको बोलते हैं वर्गानुकूला अनुपात। जब किसी अनुपात का आप रूट ले लेते हो तो वर्गानुकूला अनुपात होता है। ऐसा होता है घनानुपात, घन में आपको पावर 3 कर देनी है और घनानुपात पूछेगा तो क्यूब रूट लगा देनी है। इतनी बात में कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत बेसिक सी बात थी। ये था चैप्टर में जो आपको पढ़ना है। चैप्टर में इतनी चीजें आपको पता है तो अब सीधे हम कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं और देखते हैं हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो बस ये आपके दिमाग में अगर सेट हो गया है तो आपको मैं क्वेश्चन इतने करा दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें किस तरीके से लगाना है। ठीक मेरे दोस्त, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा कि 25 पैसे का 5 रुपए से अनुपात बताओ। 25 पैसे का 5 रुपए से अनुपात हमें बताना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। तो 25 रुपए का 5 पैसे से 25 पैसे का 5 रुपए से अनुपात कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट क्या सेम है, राशि सेम है। यहाँ है पैसा और यहाँ क्या है? रुपया। क्या दोनों सेम है? आप कहोगे सर ये तो सेम ही नहीं है, तो हमको इनको सेम करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो चाहे रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो या पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो, बात एक ही आएगी। तो मैं पैसे को ऐसे रखता हूं, हमने कहा ये 25 पैसे
से ऐसे ही हैं, अनुपात का सिंबल लगाया और 5 रुपए जो थे इनको मैंने 100 पैसे से इंटू करा दिया, क्योंकि 1 रुपए में अगर 100 पैसे तो 5 रुपए में इतने पैसे हो जाएंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25p रेशियो 5 का 100 से इंटू कराएंगे तो 500p आ जाएगा। देखो p से p कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपलीफाई करूंगा, क्योंकि समान राशियों को सरलतम रूप में लिखते हैं। तो मैं 5 से काट दूं 5 बार में और 5 से काट दिया मैंने 100 बार में, यानी अब रेशियो क्या बचा, 5:100। क्या अभी भी ये कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो 5 से काटेंगे 1 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1:20। 1:20 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। आओ जरा आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आप लगाओगे। मैंने कहा कि 5 किलोमीटर का 500 मीटर से अनुपात बताओ। 500 मीटर से क्या बताना है, अनुपात बताना है। 5 किलोमीटर का 500 मीटर से अनुपात बताना है। अब कैसे लगाओगे, आप कहोगे सर हमने देखा यहाँ किलोमीटर है और यहाँ मीटर है, यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा। यानी ये हमारा 5 किलोमीटर एज इट इज रहेगा और ये हमारा आ गया 500 मीटर। अब बताओ जरा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। भाई ये बहुत छोटी सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर में अगर मैंने 1000 से इंटू करा दिया तो ये किलोमीटर बन जाएगा। मीटर में भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, और ये 500 मीटर हमारा था। अब क्या करेंगे, 5 का 5 1000 से इंटू कराएंगे तो 5000 मीटर, रेशियो क्या हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। देखो मीटर से मीटर खत्म। अब ये नहीं इसको आप 2 से काटो, नहीं, पहले जीरो काउंट करो। अगर दोनों तरफ जीरो है तो काट दो, अगर जीरो मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सरल हो जाता। अगर नहीं मिल रहे तो 2 से काटो, 3 से, ऐसे आपको काटना है। मैंने देखा यार कि यहाँ 2 जीरो हैं, हमने कहा काट देते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ 2 जीरो हैं, कट गए। तो अब मेरे पास बचा क्या भाई, इधर 50 बचा और इधर 5 बचा। इधर 5 से काट दिया 1 बार, इधर 5 से काट दिया 10 बार, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 10:1 आ गया। बोलो क्या बात समझ आ गई है। 10:1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो भाई एकदम बात क्लियर हो गई है। अब यहां से आपने सीखा क्या, यहां से आपने ये सीखा कि हमेशा यूनिट क्या रहेगी, यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अभी को आपको बस इतना याद रखना है कि कितने किसी को भी अगर हमें अनुपात में व्यक्त करना है तो उनकी यूनिट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। क्लियर हो गई बात। आओ जरा एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपके बुक का, क्वेश्चन सारे ऐसे हैं, बस अभी को मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूं। अगर बेस आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मेरे से पहले आप क्वेश्चन कर लोगे, डोंट माइंड, है ना, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। देखो जरा अब आगे बढ़ते हैं। अब सर आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या कौन कौन सी बातें आएंगी। अब आगे बात आएगी सर समानुपात की। ये समानुपात शब्द कौन सा है, समानुपात शब्द कौन सा होता है। तो समानुपात हिंदी में आपने पढ़ा होगा संधि विच्छेद। तो समानुपात का आप संधि विच्छेद करोगे तो सम का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब अनुपात। अगर दो अनुपात को हम बराबर दिखा देते हैं तो वहां पर समानुपात होता। यानी इनकी डिफिनेशन क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी, दो अनुपात की तुलना जब हम करते हैं, किसकी करते हैं, दो अनुपात की जब हम तुलना करते हैं तो उसको समानुपात बोलते हैं। भाई अनुपात का कैसे, आपका अनुपात का सिंबल कैसे था, एक बिंदी नीचे एक बिंदी ऊपर। अगर हमें समानुपात दिखाना है तो दो अनुपात हैं तो 2 बार बिंदी लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा समानुपात का, क्या बन जाएगा भाई, समानुपात का चिन्ह बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने ऐसे दे देता हूं, मैंने कहा यार A अनुपात B ये पहला अनुपात है और C अनुपात D ये दूसरा अनुपात है। इनको समानुपात में दिखाना है तो इनके बीच में मैं 2 अनुपात यानी समानुपात का सिंबल लगा दूंगा। तो इस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं, समानुपात में होती हैं। ठीक है ना। अब यहां से आपके मस्त मस्त चीजें स्टार्ट होंगी। ये जो A वाला स्थान है ये किस जगह पर है, पहली जगह पर ना, तो इसको बोलते हैं प्रथम पद।
इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। और जो बी के जगह पर है इसको बोलेंगे द्वितीय पद, क्योंकि ये दूसरी जगह पे ना, तो ये द्वितीय पद हो गया। और सी तीसरी जगह पर है तो इसको बोलेंगे तृतीय पद, इसको क्या बोलेंगे, तृतीय पद। डी चौथी जगह पर है तो चौथी जगह पर है तो इसको बोलेंगे चतुर्थ पद, इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, चतुर्थ पद बोलेंगे। अब कभी को आपसे पूछ सकता है कि इसका प्रथम पद बताओ, इसका द्वितीय पद बताओ, इसका तृतीय पद, चतुर्थ पद, कोई भी पद पूछ सकता है। और पद के साथ साथ ये भी याद रखना इसको प्रथम अनुपात बोलते हैं। अगर पद हटा दोगे तो इसको प्रथम अनुपात बोलेंगे, यहां से पद हटा दोगे तो इसको द्वितीय अनुपात बोलेंगे, यहां से पद हटा दोगे तो इसको तृतीय अनुपात बोलेंगे, यहां से पद हटा दोगे तो इसको चतुर्थ अनुपात बोलेंगे। तो चाहे आपसे पद पूछे चाहे आपसे अनुपात पूछे, आपको यही लगाना है ना। चाहे आपसे पूछे प्रथम पद या फिर पूछे प्रथम अनुपात, माने एक की जगह पर वाली वैल्यू पूछे है, यानी बी के स्थान पर पूछे चाहे द्वितीय पद या द्वितीय अनुपात, तो बी के जगह वाली वैल्यू पूछे। सिमिलरली आगे सारी चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ रूल क्या कहता है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जो हमारा गोल्डन रूल है वो रूल क्या कहेगा, वो रूल ये कहता है मेरे भाई कि जैसे ए अनुपाते बी अनुपात सी अनुपाते डी, ऐसे कोई चीज लिखी हुई है ना, दो अनुपात क्या है इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चनों में हम क्या कहेंगे कि जो भैया बाहर बाहर वाले नंबर हैं, बाहर बाहर एक्सटर्नल टर्म जो हैं, बाह्य पद हैं, उनका गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये हो जाएगा a इंटू के डी, भाई यहाँ a है यहाँ d है, बाहर वालों का मल्टीप्लाई करा दिया और बराबर होगा अंदर वाले के मल्टीप्लाई के, यानी b इंटू सी के मल्टीप्लाई होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। क्या है प्रॉपर्टी कि बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा इक्वल होगा अंतः पदों के गुणनफल के। ठीक है ना, एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू इंटरनल टर्म का मल्टीप्लाई। समझ गए बात को। अब कहोगे सर ये कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो और लगे हाथ एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 10:5 रेशियो x रेशियो के 10, मैंने कहा x का मान बताना है। 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप पिछले साल के पेपर में कराऊंगा या आपने किया होगा तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन आए हैं। x का मान कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है भैया, बाह्य पदों का गुणनफल कर देंगे अंतः पदों के गुणनफल के। तो 10 इंटू 10 हमने कहा 10 इंटू 10 कर दिया, बराबर के 5 इंटू एक्स कर दिया तो 5 इंटू एक्स कर दिया। अब 10 दहम हो गया 100, बराबर के ये हो गया 5x, 5 किसमें है, इंटू में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 100 अपॉन के 5 इज इक्वल टू x। 5 को से 100 को काट दोगे तो ये 20 बार में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। एकदम सही जवाब, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, आपके क्वेश्चन का सही जवाब। इतनी बात का समझ में आ गई, बोलो इतनी बात क्लियर है भाई, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। चलो नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं और आगे सीखते हैं अब किस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। जो चीजें अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आप नोट कर सकते हो, या मैं तो कहूँगा आप कुछ भी मत नोट करो, मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको, वैसे कहते हैं ना जैसे जिया से हिंदी हम लोग रट लेते हैं वैसे मैथ आपको रटा दूंगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, क्लास अटेंड करनी ही करनी पड़ेंगी। ओके सर, डन हो गई बात को। अब दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट हैं, एक आता है सर मध्यानुपात, एक क्या आता है मध्यानुपात, और एक आता है आपका तृतीयानुपात। एक कौन सा अनुपात आएगा, तृतीयानुपात आएगा। 2 नंबर देगा तब आपको ये लगाना है, जब 2 नंबर देगा, ऊपर मैं लिख भी दे रहा हूं, जब क्या देगा 2 संख्या देगा तब आपको ये फार्मूला लगाना है। वैसे जनरली 3-4 देगा तो हम लगा सकते हैं वैसे भी जो भी बताया, लेकिन जब 2 संख्या देगा तो कैसे लगाएंगे। लेट्स हम मान लेते हैं कि a और b हमारी 2 संख्याएं हैं, a और b हमारी 2 संख्याएं हैं। पूछेगा कि इन संख्याओं का मध्यानुपात बताओ, तो मध्यानुपात के लिए क्या करना है, अंडर रूट के अंदर इनका मल्टीप्लाई करा देना है। अंडर रूट के अंदर क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करा देना है, ये मध्यानुपात आ जाएगा। अगर तृतीयानुपात पूछेगा तो जो दूसरी वाली संख्या है, दूसरी संख्या यहाँ है कि b,
बी को 2 बार मल्टीप्लाई करा के पहली वाली संख्या से इंटू करा दोगे, ये आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात आ जाएगा। सर कैसे मैं मान लूं, और जरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। हमने कहा 9 और 4 का मध्यानुपात, किसका भैया, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात आपको बताना। एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों चीजें ले ली हैं कि 9 और 4 का मध्यानुपात और तृतीय अनुपात बताना है। कैसे बताएंगे, देखो जरा, क्या दो संख्याएं दी गई हैं, 9 और 4 केवल दो ही संख्याएं दी गई हैं, और दो संख्या दी गई होती हैं तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो हम मान लेते हैं जो पहले लिखी है वो ए है और जो दूसरी लिखी है वो बी है। तो मध्यानुपात कैसे फाइंड करते हैं जरा बताइए। मध्यानुपात के लिए कहोगे सर √a इंटू के बी होता है। तो a क्या है हमारे पास 9 और b क्या है 4, यानी 9 को 4 से इंटू कराएंगे तो आ जाएगा 36 और 36 का रूट निकल जाएगा। 36 का रूट क्या होता है भाई, 6 इंटू 6 करेंगे भाई, ये तो आपने थर्ड सेमेस्टर सेकंड में पढ़ा होगा, आगे होगा तो मैं पढ़ाऊंगा भी। तो 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ, एक पेयर बन जाएगा तो हम 6 बाहर निकाल लेंगे, यानी इसका मध्यानुपात क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं इसका तृतीय अनुपात की बात करूं तो तृतीय अनुपात सर क्या आएगा आप बताएंगे जरा। तो कहोगे तृतीय अनुपात होता है दूसरे नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई और पहले नंबर से डिवाइड हो जाएगा। बी क्या है, तो बी कहोगे 4 इंटू 4 अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा 16/9। अब ये अगर कट रहा है तो काट दोगे, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दोगे, है ना, कटता है काट दो। क्योंकि हमको पता है ये कट नहीं रहा है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, अगर कट रहा होता तो हम आगे को सॉल्व कर लेते। क्या बात समझ में आई। तो इसको आप याद रखना, मध्यानुपात क्या होता है, दो संख्याएं देगा तो √a इंटू बी, और जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो क्या होगा, b इंटू बी अपॉन के a। क्लियर हो गई दोस्तों इतनी बात, बोलो जरा, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, ठीक है ना। चलो जी अब आगे बढ़ेंगे और अब आगे और थोड़ा सा कंसेप्ट को हम सीखेंगे कि और कंसेप्ट हमारे किस किस तरह के हैं और उनको हम कैसे जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर दोस्तों थोड़ी बहुत वॉइस अगर बाहर की आ रही होगी तो इग्नोर कर देना, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। चलो जरा हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यदि, मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं, a/b बराबर 2/3 तथा b/c बराबर 4/5, तो आपसे पूछेगा कि a/b/c बताओ क्या होगा। a/b/c आपसे पूछेगा क्या होगा बताना है। ध्यान से आपको समझना ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। आपको दिया गया a/b 2/3, b/c 4/5, तो पूछा a/b/c का मान पूछा है, तो देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है a, तो यहाँ a लिखा है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, पहले जो लिखा वो पहले वाले की वैल्यू। यहाँ लिखा b बाद में लिखा है तो b की वैल्यू बाद वाली हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है सर b, तो b पहले लिखा है तो b की वैल्यू पहले हो जाएगी। यहाँ लिखा है c, बाद में लिखा तो c की वैल्यू बाद में हो जाएगी। अब आप हमें देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के स्टेप बता देता हूँ, स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहले आप कंसीडर करो कि कितने चर हैं, कितने चर हैं। एक चर को एक बार ही काउंट करना है, दो बार नहीं काउंट करना, एक बार काउंट करना है। कितने चर हैं, आप कहोगे a, b और c, तीन ही चर हैं भाई, आप चार भी कह सकते हो लेकिन चार नहीं है, चार टर्म है, चर नहीं है, क्योंकि b दो बार आया है और हमने क्या कहा केवल एक चर को एक बार ही काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, चार चर, हमारे पास चार टर्म थे, तीन चर थे, तो हमने कहा भैया मेरे पास कितने चर हैं, तीन, तीनों चर को लिख लो। और लिखते हैं इनको, भाई हम लिख लेंगे a/b/c, मैंने लिख लिया a/b/c। अब इनके नीचे इनकी वैल्यू लिखना है। a कितना है, तो कहोगे a है 2, तो a के नीचे 2 लिख दिया। b कितना है 3, तो b के नीचे 3 लिख दिया, तो आ गया 2/3। कितना आ गया, 2:3 आ गया, ठीक है ना। आगे को बढ़ेंगे तो अब देखो b है 4, c है 5, तो अब b के जगह पर तो मैंने लिख दिया है, अब कहाँ लिखेंगे, तो इस लाइन में नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। b कितना दिया गया है, तो b दिया गया है 4 और c कितना दिया है 5, तो 4:5 लिख दिया है। अब भैया देखो इनके बगल में एक जगह खाली पड़ गई और इनके बगल में एक जगह खाली पड़ गई। अब इसका आंसर हमें निकालना है, इन डिब्बों में क्या भरा जाएगा, तो जिसके बगल में जो डिब्बा खाली है वही नंबर भरा जाएगा। इसे बोलते हैं पड़ोसी मेथड।
जिसके बगल में जो डिब्बा खाली है वही भरा जाएगा। यानी यहाँ एक डिब्बा खाली, इसके बगल 3 लिखा है तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ एक डिब्बा खाली, इसके बगल 4 लिखा है तो हम 4 लिख देंगे। बस आ गया आंसर। यानी 2 का 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 का 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 का 5 से मल्टीप्लाई कराओ, आपका आंसर आ गया। 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ याद रखना, अगर कट रहे हैं तो काट देना है, नहीं कट रहे हैं तो इतने पे रुक जाना। चूंकि ये कट नहीं रहे हैं तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, सिंपल अपना यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अभी को एक और क्वेश्चन ले लो, एक और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। हमने कहा यदि यदि A अनुपात B बराबर दिया गया है 2:3, B अनुपात C दिया गया है 4:5 और C अनुपात D दिया गया है 6:7, तो आपसे पूछे क्या है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान से आप क्वेश्चन को, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को? सिंपल वैसे लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है सर? सबसे पहले चर राशियां देख लो कितनी हैं। तो आपने कहा यहाँ A है, B है, B नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ B काउंट कर लिया। फिर C है, D है, टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो राशियां, चर हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। चारों चर को लिख लो एक बार। तो कहोगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमने लिख लिया है। अब इनके नीचे इनकी वैल्यू लिखो। A कितना है तो कहोगे 2, B कितना है तो कहोगे 3, तो मैंने लिख दिया 2:3। यहाँ देखो B कितना है? 4, C कितना है? 5। B है 4 और C है 5, तो B के नीचे 4 लिखना है और C के नीचे कितना लिखना है? 5 लिखना है। ठीक है दोस्तों। फिर आ गया C है 6 और D है 7, तो C के नीचे लिखेंगे 6 और D के नीचे लिखेंगे 7 और बनकर रेडी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर इनके बगल डिब्बे 2-2 खाली हैं, कैसे लिखेंगे? तो पहले तो डिब्बे बना लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बगल एक ये होगा और इसके बगल एक आपका ये हो जाएगा। एक डिब्बा यहाँ पर होगा और एक डिब्बा यहाँ पर होगा। अब मैं क्या भरूंगा भाई? अभी बताया पड़ोस में जो है वही भर दो। यहाँ है 3 तो 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे। यहाँ है 4 इसके पड़ोस में तो 4, यहाँ है 5 तो 5, यहाँ 6 है ये भी तो 6 ये भी लिख दिया। अब आंसर आ जाएगा, इंटू करा लो। 6 दूनी 12 चौके 48, इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ कर लो, 6 चौके 24 तिया 72, ये 72 आ गया। इसका इंटू कराएंगे, 6 पंचे 30 तिया 90, ये 90 हो गया। इसका इंटू कराएंगे, 7 त्रिक 21 पंजे 105 हो गया, ये आ गया। अब ये देखो क्या किसी से कट रहा है? बिल्कुल मेरे को 3 से कटता हुआ दिख रहा है, तो मैं इन सबको 3 से काट दूंगा। 3 से काटेंगे, उधर आंसर लिख रहा हूँ है ना, नीचे हो सकता दिख ना रहा हो तो उधर लिख रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 हो गया। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 हो गया। 3 3 जा 9, 30 हो गया। और 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो ये अपना क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी 16:24:30:35 हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? बोलो यहाँ तक बात आपकी समझ में आई है? बिल्कुल सिंपल था, कुछ ऐसा लॉजिक नहीं था जो आपको ना पता हो। क्लियर हो गई बात ना? समझ में आ गई है? क्लियर भाई? चलो आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे और आगे थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज में देता है, बस हमको समझने की देरी है कि उस लैंग्वेज के क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएंगे। तो जरा आओ लैंग्वेज के क्वेश्चनों को हम लोग बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? ये जो मैं क्वेश्चन अभी को कराने जा रहा हूँ, ये वाला, ये आपके बुक में दिया गया है। अगर आपके पास बुक है तो खोल के देख सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि एक कार है भाई, एक कार 3 घंटे में, एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तय करती है। तो बताएं कि उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी
तय करेगी। अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो इसको सिंपल मेथड से लगा सकते हो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर आपको उस मेथड का यूज नहीं करना है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी चैप्टर से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। फिर से मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखा देता हूँ कि एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताएं उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब ध्यान से समझो, आपके पास क्या क्या गिवन है। आप कहोगे एक तो हमको घंटे मतलब टाइम गिवन है, और दूसरी चीज हमको दूरी गिवन है, इसके सिवा हमें कुछ और गिवन नहीं है। तो जो गिवन है उनको लिखो। भाई सॉल्व कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। हमने लिख लिया एक तरफ घंटे, ठीक है बात भाई, और एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, दूरी। तो सबसे पहले देखो कितने घंटे थे, तो कहोगे सर 3 घंटे। तो कितनी दूरी थी, 180 किलोमीटर की दूरी थी। दूसरी चीज 5 घंटे हमें दिया गया है और हमसे पूछा कितनी दूरी तय करेगी, तो हम मान लेते हैं x दूरी तय करेगी। अब एक बात बताओ, अगर आपकी चाल सेम है, अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी चाल जो है वो समान है, चाल क्या है, समान है, तो जब चाल समान होता है तो जितना टाइम बढ़ाओगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर इसके पीछे की पूरी आपको राज जानना है तो और बता ही देता हूं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही ना होता है। अगर आपका चाल कांस्टेंट हो जाए, यानी चाल क्या है, नियत है। नियत का मतलब क्या है, निश्चित है, जो चाल आप जा रहे हैं उसी चाल से जाना है। अगर चाल निश्चित है तो जो समय होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, दूरी के हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, अनुलोम अनुपात होता है, डायरेक्ट रेशियो होता है समय और दूरी में। कब, जब चाल सेम होती है। जब भी कभी डायरेक्ट दूरी आपको डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगा तो आपको ऐसे एरो बनाना है और ऐसे एरो बनाना है, इस तरीके से आपको एरो बना देना है। कब, जब डायरेक्ट, जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े और जब एक के घटने से दूसरा भी घटे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो। तो जब डायरेक्ट रेशियो होगा तो ऐसे एरो बना देना, चाहो तो आप ऊपर का भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने इसको लिखा है इस हिसाब से मैं आपको लिखूंगा। पहले देखो 3 है तो 3 अनुपात, फिर 5 पर आ गए, फिर समानुपात का सिंबल लगाएंगे, फिर 180 है 180 हो जाएगा और अनुपात कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। देखो जो अभी पहले बताया था वही, कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः के पदों के गुणनफल के बराबर होगा। जब सॉल्व करेंगे तो 3 का x से कराएंगे तो 3 इंटू एक्स बराबर के 5 इंटू 180 हो जाएगा, 5 इंटू 180 हो जाएगा। अब आप देखो चाहो तो मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर 900 लिख दो, 18 पंचे 900, लेकिन 3 का x है। अब जब भी कभी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई मत कराया करो, सीधे काट दिया करो। भाई x बराबर अपने आप को निकालना है तो 5 इंटू 180 हो जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि उधर क्या था, इंटू में था। 3 से काट देंगे, 3 से 6 बार में 80 में कट गया, 0 बचा तो 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कहोगे 5 इंटू ये बचा 60। तो हम सॉल्व करेंगे, 6 पंचे 30, 300, और x क्या था, दूरी थी, और दूरी किसमें दी गई थी, किलोमीटर। यानी 5 घंटे में हम कितने किलोमीटर जाएंगे, 300 किलोमीटर जाएंगे। बोलो क्या बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, और अगर इतना ही सीख गए हो तो अब आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करना। सिंगल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बन पाए। फिर भी इसकी नेक्स्ट पार्ट में कल आपको लाऊंगा, और आपको क्या करना है, निरंतर जुड़े रहना है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।